आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। और आज एक बार फिर इस कार्यक्रम में हम हाजिर हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले तो झारखंड में विधानसभा चुनाव पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 43 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। लगभग 65-66% लोगों ने मतदान किया है पहले चरण में और अब 38 सीटों के लिए मतदान बाकी है दूसरे चरण में, यानी 20 नवंबर को 38 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होंगे। तो कल जो सबसे ज्यादा चर्चा रही जिस बात की कि कौन सी हॉट सीट्स रही, कहां कितने वोट प्रतिशत हुए, तो यश कल के मतदान से जुड़ी आपके पास क्या जानकारियां हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आराधना। कल पहले चरण का जो मतदान रहा 43 सीटों पर वो संपन्न हो गए कल शाम 5 बजे तक, जिसपे हम चर्चा भी कर रहे थे कल। और उसके बाद जो है उसका फाइनल आंकड़ा भी आ चुका है, तो उसके बारे में हम हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे। और एक तरह से कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की जो फिल्म है, इतनी दिलचस्प फिल्म चल रही है और इतनी खींचतान इसमें देखने को मिल रही है, उसका पहला पार्ट जो है उसका समापन हो गया है और दूसरे पार्ट का आगाज हो चुका है। तो आइए, अब 38 सीटों पे जो है 20 तारीख को वोटिंग होनी है। तो अब जो है जो फाइनल आंकड़े आए हैं पहले फेज के, वो हम दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जो बाकी चीजें उस पर चर्चा जब हम जिस चरण का मतदान हो चुका है पहले हम उसकी बात कर ले आपसे, ताकि आने वाली सीटों पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। जी देखिए, जो फाइनल वोट परसेंटेज आया है वो है 66.51% का। ये ओवरऑल है परसेंटेज 66.51। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, जिलावार हम बात करें, तो एक एक जिले की हम आपको जानकारी दे देते हैं। चतरा की बात करें तो चतरा में 64% है, .64%, 64.00% वोटिंग देखी गई है चतरा में। ईस्ट सिंहभूम की हम बात करें तो 67.10% यहाँ पर वोटिंग हुई है। गढ़वा की बात करें, गढ़वा में है 68.42 की वोटिंग, यहाँ पे अच्छी खासी वोटिंग देखी गई है। गुमला में भी लगभग 70% के आसपास वोटिंग देखी गई है, 69.67% की यहाँ वोटिंग है, लगभग 70% कह सकते हैं। हजारीबाग में 62.78% की वोटिंग देखी गई, यानी आप देख रही हैं आराधना 60% के आसपास ही, 60-65 के आसपास। 60-65 नहीं, बल्कि मुझे तो लग रहा है 65 से भी ज्यादा वोटिंग लगभग हर सीट पर दिखाई दे रही है। मतलब लोग उमड़ कर आए हैं मतदान केंद्रों पर अपना मतदान करने के लिए। देखिए, लोगों ने तो अच्छी भागीदारी दिखाई, लोग तो गए बूथों तक, उन्होंने वोट दिया। लेकिन हम तो यही अनुमान लगा रहे थे कि 70 से 75% तक की वोटिंग की हो सकती है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक चुनाव आयोग की तरफ से था, और वो ये था कि ये वोटिंग परसेंटेज जो आज मैं 66.51% बता रहा हूँ, चुनाव आयोग की वेबसाइट से बता रहे हैं, ये 70 से ऊपर जा सकता था। इसके पीछे जो 1 घंटा कम जो ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग का समय मिला ग्रामीणों को, 950 बूथ आराधना कम नहीं होते हैं। 950 ग्रामीण बूथों में कल शाम 4 बजे जब हम चर्चा कर रहे थे इस कार्यक्रम में, वहां वोटिंग बंद हो चुकी थी। और चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, मतदान का अधिकार तो सबका है और सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है, तो बराबर का वक्त भी मिलना ही चाहिए था। देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सबको वोटिंग का समान अधिकार मिलना चाहिए। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस बार वोटर्स आए, वोट करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी उन्होंने बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की थी और कहा था कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, सब तरफ से जो वोटर्स है उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि सभी वोटर्स की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, तो फिर जो वोटिंग का अधिकार है वो सभी के लिए समान क्यों नहीं है? अगर शहरी क्षेत्र का वोटर सुबह 7 बजे से 5 बजे तक 10 घंटे होते हैं, अगर 5 बजे तक वो वोट दे सकता है, तो आप 4 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग क्यों करवा रहे हैं? यानी अगर 1 घंटा और वोटिंग होती आराधना, तो ये पूरी संभावना है कि जो वोटिंग प्रतिशत है ये 70 तक पहुंच सकता था, 70 से भी ज्यादा, 70 से पार भी जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। और इसकी दलील ये दी गई कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पे जब वो वोट देके लौटेंगे तो रात हो जाएगी, हमले की आशंका रहती है। तो क्या ये कोई नई जानकारी है जो चुनाव आयोग को इससे पहले पता नहीं थी? अगर पता है, मतलब अपनी खामियों को एक तरह से ये कहकर छुपाया जा रहा है कि हमले हो सकते थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन हमलों से बचने के इंतजाम करने चाहिए थे। उन हमलों से बच करके भी लोगों के अधिकार न छीने जाए उनसे, ऐसा कुछ इंतजाम होना चाहिए था। देखिए, अपनी कमियों पर, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने से बेहतर था चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता कि भाई आप आचार संहिता लग चुकी है, आपके पास तमाम अधिकार है, तो आप सुनिश्चित करें कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बूथ हैं वहां आप पुलिस फोर्स, भारी सुरक्षा बल तैनात करें, ग्रामीणों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से हो, वो आराम से जाकर अपने बूथ में वोट डाल सके, सुरक्षित अपने घर लौट सके। उसके लिए आप गाड़ियों की भी व्यवस्था करवा सकते थे, आप पुलिस की गाड़ियों में भी उन्हें भर के ला सकते थे एक साथ और ले जाया जा सकता था। और कल एक और चीज पे हम चर्चा कर रहे थे आराधना, कि अगर शाम को चलिए खतरा बढ़ जाता है नक्सली घटनाओं का और आप लोगों की बड़ी चिंता है, इसलिए आप कह रहे थे कि हम 1 घंटा माइनस कर रहे हैं इनकी वोटिंग में से, तो आप सुबह 6 बजे से वोटिंग करा देते, 6 बजे से
4 बजे तक, बिल्कुल उतना ही समय होता, 10 घंटे हो जाते तो उनको भी उतना ही 10 घंटे का समय मिलता ग्रामीणों को, और शहरी क्षेत्र के वोटर्स को भी उतना ही समय मिलता। लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये जो आंकड़ा है ये एक तरह से पूर्ण कहकर भी ये अधूरा लग रहा है। ये 70 के पार जा सकता था अगर चुनाव आयोग जो है सही फैसला लेता। खैर, जो बाकी सीट्स बच गई उसके आंकड़े बताते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। हजारीबाग तक की बात हो गई थी। उसके बाद खूंटी की हम बात करें, 68.50% यहाँ पे वोटिंग है। सब 70% के आसपास नजर आ रहे हैं। कोडरमा में 63.5% की वोटिंग हुई है। लातेहार में 68.33, लोहरदगा में 73.32, ये 70 पार कर गया। यहाँ पे लोहरदगा लोगों ने अच्छी सहभागिता दिखाई जी। पलामू में 62.97%, रामगढ़ में 68.23%, रांची जो राजधानी है झारखंड की 62.64%, सरायकेला जो बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही थी चंपाई सोरेन की वजह से 76.02। और बता दूं आराधना, यहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग देखी गई है पूरे झारखंड में, सरायकेला में 76.02%, सिमडेगा में 68.76, और जो पश्चिमी सिंहभूम है आखिरी सीट में बता रहा हूँ 68.63% यहाँ पे देखा गया है। जी बिल्कुल। और इन मतदान प्रतिशतों को लेकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया गया है कि उन्हें बहुत ही अच्छे परिणाम की उम्मीद है। मनोज पांडे ने भी ये बात कही है कि इस पहले फेज के चुनाव में तो उन्हें बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिल ही सकते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले हैं, और दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छी उम्मीदें जताई हुई है। और अगर हम बात करें कल के ही सबसे प्रचलित मुद्दों को लेकर के, तो कल एक तरफ चुनाव की बात बहुत ज्यादा चर्चा में थी, कितना मतदान हो रहा है, कहां कैसे मतदान करवाया जा रहा है। तो दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में था वो था मैया सम्मान योजना का। मैया सम्मान योजना के खिलाफ PIL दाखिल करवाई गई थी झारखंड हाईकोर्ट में, और इस मामले पे आज सुनवाई भी थी। इस योजना को लेकर के कल ही हेमंत सोरेन ने आपत्ति जताई थी, ये जो PIL दाखिल हुई है। तो इस पे क्या कुछ कहा था हेमंत सोरेन ने कल, पहले आप इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे क्या यश? देखिए, मैया सम्मान योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्राइम योजना है, उनकी प्राइम योजना है, और उसके तहत 54 लाख से ज़्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है राज्य में। इवन JMM ने तो ये भी कहा है कि अगर इस बार हम चुनाव जीतते हैं तो ये जो राशि अभी 1000 रुपये की मिल रही है, इसको दिसंबर में हम बढ़ाकर 2500 रुपये की कर देंगे। ये प्राइम योजना है, ये महिलाओं को ध्यान में सशक्त करने के लिए उनके लिए ये योजना लेकर आई गई है। और इस एक योजना की काट बीजेपी के पास नहीं है, और बीजेपी की राजनीति जैसे विपक्ष कहता ही रहा है कि कुछ भी करके वो जो है सत्ता वालों को परेशान करने की कोशिश करेगी। विपक्ष, मैं यहाँ पे बीजेपी को विपक्ष इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि झारखंड में विपक्ष बीजेपी है, बिल्कुल, सत्ता पक्ष इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन है। तो झारखंड का जो विपक्ष है यानी बीजेपी जी, वो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके इनको परेशान करने की कोशिश कर ही रहा है। और पहले चरण के चुनाव में हमने देखा कि कभी हेलीकॉप्टर इनका रोक देंगे, कभी प्रचार में जाने से रोक देंगे, तो कभी इनकी योजनाओं में अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे। तो जो आप पूछ रही मैया सम्मान योजना का, इसके लिए बीजेपी ने PIL दाखिल की थी झारखंड हाईकोर्ट में, और उसमें यह कहा था कि इसमें जो JMM है वो बैड प्रैक्टिस कर रही है, मैल प्रैक्टिस कर रही है, वोटर्स को लुभाने के लिए एक योजना को एक जामा पहना के, महिला सशक्तिकरण का जामा पहना के महिलाओं को घूस दे रही है वोट पाने के लिए। ये बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप था। और उसके बाद जो है हेमंत सोरेन का गुस्सा देखने को मिला था कल ट्विटर पर, X पर। जी हाँ, इसके खिलाफ उन्होंने उस वक्त भी अपना गुस्सा जाहिर किया था और सवाल उठाए थे कि आखिर क्यों बीजेपी महिलाओं के खिलाफ एक तरह से उन्हें सम्मान देने के लिए हम ये जो योजना शुरू किए हुए हैं इसे क्यों बंद करवाना चाहती है, इस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए थे। देखिए, उन्होंने सवाल तो खड़े किए थे, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि महाराष्ट्र में आप जो लाडकी बहन योजना लेकर आए हैं, फिर वो किस लिए है? वो आप महिलाओं को लुभाने के लिए लेकर आए हैं। तो अगर ये बैड प्रैक्टिस है तो आपकी ही भाषा में कहा जाए कि महिलाओं को घूस दिया जा रहा है वोट पाने के लिए, तो आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? आप महिलाओं को घूस नहीं दे रहे हैं। और इस पे सबसे बड़ी खबर आज आई है आराधना, JMM ये दावा कर रही है कि 23 तारीख को उनकी जीत होगी, लेकिन आज JMM की एक और बड़ी जीत हुई है, और वो जीत हुई है झारखंड हाईकोर्ट में। PIL जो दाखिल की गई थी उसमें JMM के पक्ष में फैसला आया, और झारखंड हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि ये जो मैया सम्मान योजना है, इस पर रोक लगाने के लिए जो PIL फाइल की गई थी, इस योजना को रोका नहीं जाएगा। ये योजना जैसे चली आ रही है सतत चलती रहेगी। यानी एक तरह से बीजेपी को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी, इस योजना को बंद करवाने की एक तरह से मांग की थी कि ये योजना महज चुनावी फायदे के लिए लाई गई है, और ये सारे दावे बीजेपी के खारिज हो गए हैं। हाईकोर्ट ने एक बार में इन सभी दावों को खारिज कर दिया, याचिका को खारिज कर दिया, और यह साफ कर दिया है कि हेमंत सोरेन सरकार की ये योजना आगे भी जारी रहेगी और इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा।
जी हाँ, तो और इस पर हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया भी आई है जब हाईकोर्ट से उन्हें ये जीत मिली है। इसे लेकर ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि राज्य की मैया जीत गई। यहां पास भी हेमंत सोरेन इस योजना का पूरा श्रेय महिलाओं को दे रहे हैं। राज्य की मैया जीत गई, ये अपनी जीत नहीं बल्कि महिलाओं की जीत बता रहे हैं वो। और उन्होंने लिखा कि तानाशाह हार गया पर लड़ाई जारी है। यानी एक तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए तानाशाह हार गया ये शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये भी कहा है कि लड़ाई अभी भी जारी है, अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है, अभी भी ये लड़ाई जारी है। मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपका भाई, आपका बेटा वहां भी इन्हें हराएगा। जय मैया, जय जय झारखंड। यानी हेमंत सोरेन ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो हार नहीं मानेंगे। उन पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाए, कुछ भी हो, वो हार नहीं मानेंगे। और एक और बात उन्होंने जो लिखी है कि मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये मतलब एक तरह से इन्होंने पहले ही भांप लिया है कि बीजेपी यहां रुकने वाली नहीं है, वो इस योजना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। देखिए, पहले फेज में जो भी चीज़ें की बीजेपी ने, उससे अब हेमंत सोरेन भली भांति पहचान गए हैं, भांप गए हैं कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है। और अब बीजेपी का अगला पैंतरा, अगला दांव, अगला षड्यंत्र क्या होने वाला है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आराधना, कि जब जब हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी इससे नीचे और क्या ही गिर सकती है, तब तब बीजेपी जो है हमें ही गलत साबित कर देती है। बोलती है कि रुको ज़रा, सब्र करो, अभी देखिए ये हमारी निजता की हद नहीं है, अभी हम इससे भी नीचे जा सकते हैं। अभी तो हाई कोर्ट में गए थे कि महिलाओं को सशक्तिकरण देने वाली योजना के खिलाफ चले गए आप, और बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की। जी बिल्कुल, मतलब एक तरफ महिलाओं को मजबूत बनाने का नारा बीजेपी देती है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के लिए ये जो योजना हेमंत सोरेन सरकार ने लाई थी उसे ही बंद करवाने की मांग करती है। देखिए, इसमें अब हम ये तो सोच सकते हैं कि पहले फेज में ये लोग इनको लेके गए झारखंड हाई कोर्ट। अभी जो सेकंड फेज है, इसमें क्या ड्रामा देखने को मिलेगा, जो चुनावी ड्रामा है वो क्या देखने को मिलेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब बीजेपी जो है अगला कदम होगा जी, वो अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी इसी को लेकर, और इस पे दोबारा सुनवाई की मांग करेगी कि यहाँ इनका जो है, इनकी दाल नहीं गली और मैया सम्मान योजना लगातार जारी है। तो अब जो है बीजेपी, जैसा ये अनुमान लगा रहे हैं हेमंत सोरेन, कि अब बीजेपी जाएगी सुप्रीम कोर्ट और वहाँ फिर से अपील करेगी कि इसे रोका जाए, मैया सम्मान योजना को। अब लेकिन हेमंत सोरेन और पूरी जेएमएम डटी दिख रही है कि हम अगर यहाँ जीते हैं तो हम वहाँ भी इस केस को जीतेंगे। जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने मतलब एक ये बात तो साफ कर दी कि वो बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। उन्होंने जो जनता से वादे किए हैं वो उन्हें पूरा जरूर करेंगे, चाहे वो ये योजनाएं हो जो पहले से ही चल रही हैं या फिर आगामी चुनाव के लिए उनके किए गए वादे हों। और यही नहीं, इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हेमंत सोरेन ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। सबसे पहला मुद्दा तो संथाल परगना का जो सामने आया है। संथाल परगना को लेकर के हेमंत सोरेन की तरफ से उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी की मंशा को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। एक तरह से उनका आरोप है कि बीजेपी चाहती है संथाल परगना को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना, और इसे लेकर के उन्होंने कहा कि झारखंड की सबसे बड़ी घुसपैठिया भाजपा है। संथाल परगना को झारखंड से अलग करने की भाजपा की साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि संथाल परगना का मुद्दा क्या है। तो संथाल झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के बॉर्डर से लगता हुआ एक एरिया है, इलाका है, क्षेत्र है। और लोकसभा में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने मांग की थी कि इस एरिया को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। यानी लोकसभा में पहले ही ये मांग उठ चुकी है। और यही नहीं, इसके अलावा अगर हम बीते दिनों की बात करें तो इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शय दे रही है, उन्हें शरण दे रही है, उन्हें पूरी मदद पहुंचा रही है, यहां बसाने का काम कर रही है एक तरह से। और ऐसे आरोपों का हमेशा से ही जेएमएम ने खंडन किया है। और इस पर अब हेमंत सोरेन ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें बताया गया है, पूरे तथ्यों के साथ उसमें बताया गया है कि कैसे बीजेपी ने एक झूठी रिपोर्ट पेश की, मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों को मिस गाइड किया है मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए। उस रिपोर्ट में बताया गया यश कि ये जो संथाल परगना है, बीजेपी का दावा है कि यहाँ 1951 में जो सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, जो उस सेंसस के मुताबिक यहाँ पास हिंदू पॉपुलेशन, हिंदुओं की संख्या 51 लाख कुछ करके थी। लेकिन 2011 के अगर हम उस पर जाएं, 2011 के डेटा की अगर हम बात करें तो इस दौरान बीजेपी की संख्या इतनी नहीं थी, हिंदुओं की संख्या इतनी नहीं थी। बीजेपी का ये दावा था कि ये जो हिंदुओं की संख्या है वो घट गई है। तो ऐसे दावे करके कहीं ना कहीं बीजेपी ये कहना चाह रही थी कि हिंदू खतरे में है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जगह दी जा रही है, इसलिए हिंदू खतरे में है।
देखिए, हाँ बोलिए। मतलब इस तरह के बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर ही बीजेपी ने एक तरह से सेल्फ गोल कर लिया है जी। ये जो आप जनगणना की बात कर रही है कि 1991 में 50 से 55 लाख के आसपास हिंदू थे, उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुई उसमें जो है हिंदुओं की संख्या घट गई और वहाँ जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जगह ले ली। तो ये जो बता रही है 2011 के बाद आप देखिए कितने 13-14 साल हो गए हैं, अभी तक जनगणना नहीं हुई है, ये आंकड़े बदल गए होंगे, लेकिन उसके बाद इनको और भी छोटे छोटे सेक्शंस में बांटा गया। तो ये जो हिंदू था उसकी आबादी यथावत है वही है, उसको छोटे छोटे सेक्शंस में बांट दिया गया और उसको दर्शा के उन आंकड़ों को दिखाकर बीजेपी ये कहती है कि देखो हिंदू तो यहाँ पे कम हो गए हैं, ये हिंदू विरोधी है। और फिर निशिकांत दुबे फिर वही संसद में कहते हैं कि बिहार को, झारखंड को, उड़ीसा को मिला के एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के इस क्षेत्र को मिला करके बना दिया जाए। और उसको लेकर भी हेमंत सोरेन ने बहुत ही करारा जवाब दिया है। मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उन्होंने क्या कहा है इसको लेकर कि भाजपा के बड़े बड़े नेता राज्य में कैंप कर रहे हैं, मजाल है कि झारखंड के विकास, तरक्की एवं शांति के लिए एक शब्द भी बोल दें। वे सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। भगवान श्री राम की पावन धरा ने प्रभु की कृपा से इन तानाशाहों का घमंड रावण की तरह तोड़ा है, झारखंड भी तोड़ेगा, क्योंकि ये झारखंड को तोड़ना चाहते हैं। ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं झारखंड को तोड़ने की, सोचिए संथाल को तोड़कर ये हमारा इतिहास मिटाना चाहते हैं, हमारे विश्वास, हमारी आस्था का प्रतीक भोगनाडीह, देवघर, बासुकीनाथ से लेकर हमारी विरासत मिटाना चाहते हैं। यानी हेमंत सोरेन ने आरोप भी लगाए हैं और एक तरह से तंज भी कसा है। अयोध्या में जो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जो लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार मिली है, उसी तरह से उन्होंने दावा किया है कि जैसे श्री राम की भूमि में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, झारखंड की जनता भी इन्हें कुछ वैसा ही सबक सिखाएगी, ऐसा कहना है हेमंत सोरेन का। और बात जहां तक संथाल परगना को लेकर के थी, तो इस पे ये कहा गया कि 1951 के आंकड़ों के तहत हिंदू संख्या यहाँ पर, हिंदुओं की आबादी 90% तक थी, लेकिन 2011 में जब जनसंख्या की गई, गणना की गई, तो इसमें यह संख्या घटकर काफी कम आ गई। और इस पर बताया गया है कि कैसे 1951 के जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो उस दौरान जनसंख्या केवल प्रमुख धर्मों के बीच बांटी गई, उसमें अलग अलग कैटेगरीज नहीं थी, उनके वर्ग सीमित थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन वर्गों तक। लेकिन जब 2011 में हुआ, ये जनगणना 2011 में जब कराई गई, तो इस दौरान इनमें और भी वर्गीकरण हो गया। इस दौरान आदिवासियों का एक जो अलग वर्ग था, वो सरना धर्म के नाम पर हिंदू समुदाय से अलग होकर आ गया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब आप एक ही वर्ग के अंदर से दूसरे वर्ग को निकाल दो तो जनसंख्या कम होगी। तो हिंदुओं की जनसंख्या इस हिसाब से कम हो गई क्योंकि उन्हीं लोगों में से आदिवासियों ने अपना सरना धर्म अलग निकाल लिया। तो इसलिए ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने झूठ बोलकर लोगों को मिसगाइड किया है। उन्होंने 1951 के जनसंख्या के आंकड़े और 2011 के जनसंख्या के आंकड़े जिस तरह से पेश किए हैं वो पूरी तरह से गलत है, जानकारी पूरी तरह से साफ नहीं दी गई है। तो ये जेएमएम ने इस तथ्य को साफ कर दिया कि किस तरह से बीजेपी चुनाव में जीतने के लिए धर्म, समुदाय, इन सब के बीच विभाजन का काम कर रही है, इन सब के बीच विभाजन को बढ़ावा दे रही है एक तरह से। और सिर्फ सरना धर्म, संथाल परगना को लेकर नहीं, सरना धर्म को लेकर के भी बीजेपी की तरफ से कुछ बयान आया है। आप इस पे कुछ जानकारी देंगे यश? देखिए, बीजेपी के जो झारखंड बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने इसको लेकर बयान दिया है और आप देखिए ये क्या कह रहे हैं कि सनातन है तो सरना है, जिस दिन सनातन समाप्त हो जाएगा उस दिन सरना वगैरह कहीं भी नहीं रहेगा। सरना वगैरह कहकर संबोधित कर रहे हैं सरना धर्म को, जो आदि धर्म माना जाता है आदिवासियों का, उसे लेकर कह रहे हैं कि सनातन है तो सरना है। अब इसको लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया, बहुत ही करारा पलटवार किया है कि आप फिर से वही सनातन खतरे में है, सनातन रहेगा तो ये रहेगा, वो नहीं रहेगा करके बात कर रहे हैं। मतलब एक बार फिर इन्होंने हिंदुओं को, सनातनियों को खतरे में बता दिया है जी। और इसका अब देखिए, धर्म बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है और जो सरना धर्म है इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं हमारे दर्शकों को, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ट्वीट है उस पर हम आए। सरना धर्म जो है आदिवासियों का जो आदि धर्म कहा जाता है, जैसे आदिवासी होते हैं यानी हमेशा से जो वहाँ के स्थायी मूल निवासी हैं, वही आदि धर्म है इनका। और ये लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें होती हैं, आग, हवा, पानी, ये इन सब पेड़ पौधे, जानवर, इन सब की पूजा करने वाले लोग होते हैं। जंगल को ये लोग अपने देवता की समान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वहीं रहते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं ना, ये जल जंगल के मालिक हैं। जी बिल्कुल, सचमुच में ये जल जंगल के मालिक हैं। और आप इनके क्षेत्र में जाकर कब्जा करना चाहते हैं तो फिर ये तो भड़केंगे ही, इनके धर्म पे आप उंगली उठाएंगे, सवाल करेंगे तो फिर ये तो आहत होंगे ही।
और इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जो बाबूलाल मरांडी का जो अब बयान आया, इसको लेकर देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कह रहे हैं। आज फिर से बाबूलाल मरांडी ने आदि सरना धर्म का मजाक उड़ाया। आज फिर से आदिवासियों के भावना के साथ खेल। ये सरना वगैरह क्या होता है? बाबूलाल ने कहा ना, ये सरना वगैरह सब कुछ नहीं रहेगा, खत्म नहीं रहा। तो कह रहे हैं सरना वगैरह क्या होता है, और उन्होंने टैग भी किया बाबूलाल को, और कह रहे हैं कि क्या होता है इसका मतलब। आपकी नज़र में आदि सरना धर्म का कोई मोल नहीं है। जब धरती पर जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तब से सरना है और सरना रहेगा। यानी एक तरह से इन्होंने ये साफ कर दिया कि बीजेपी हमेशा की तरह, हर जगह की तरह झारखंड में भी धर्म समुदाय के नाम पर ही लोगों को विभाजित कर रही है और उन्हें उनके अंदर एक डर पैदा कर रही है कि आपका धर्म खतरे में है। एक समुदाय के लोगों को लक्षित करने के लिए बीजेपी दूसरे समुदाय का अपमान कर रही है, उनके धर्म का अपमान कर रही है। साफ तौर पर यही कहा गया है जेएमएम की तरफ से इस ट्वीट में। तो मतलब ऐसा देखा जाए तो बीजेपी के ये जो हथकंडे हैं, इनके खिलाफ एक एक करके झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आवाज उठा रहा है और इस पर जवाब दे रहा है, करारे तौर पर पलटवार कर रहा है। और ना सिर्फ इन मुद्दों को लेकर के, बल्कि हेमंत सोरेन ने और कई बातों को लेकर के बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अगले चरण की चुनाव के लिए उनकी रैलियां लगातार जारी है, जहां वो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक रैली में बीजेपी पर जो हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त करती है, इसे लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा है। हेमंत सोरेन का एक बयान आया है इस पर, तो आइए आपको दिखवाते हैं कि सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है हेमंत सोरेन ने इस सिलसिले में। इस चुनाव में ढेर सारा यहाँ चिड़ीमार लोग पूरा देश से आकर के घूम रहा है। और ये लोकतंत्र चोर, विधायक चोर, सांसद चोर सब घूम रहा है, यहां पर मंडरा रहा है। उससे सचेत रहने के लिए, उससे बचने के लिए आपको हम आपके बीच में आए हैं कि सावधान रहिएगा। यहां पर पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लोग, असम से लेकर के यूपी से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक का मुख्यमंत्री, मंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वो तो छोड़िए, उसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। और एकमात्र इस आदिवासी नौजवान को ये लोग 5 साल से पकड़ते तो जैसा कि आपने देखा कि हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कैसे वो सामने वाली पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश करती है, उनके ही विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है। और जब हेमंत सोरेन ने इस तरह के बीजेपी पे आरोप लगाए, तो इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी कुछ टिप्पणी आई है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या कहा है इस पे, यश? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो सीधे तौर पे कह दिया है कि बीजेपी चिड़ी मार है, बीजेपी खरीद फरोख्त करती है विधायकों की, सांसदों की, ये सब कहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसी को अब बीजेपी के नेता भी दोहराने लगे हैं। बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, एक्टर हैं और बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा, जी हाँ, बिल्कुल, मुझे याद आया कि जो बीजेपी सांसद हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो कि जाने माने एक्टर भी हैं, अभी हाल ही की रैली में वो बीजेपी की रैली में गए हुए थे, जहां उनका पर्स चोरी हो गया था, जिसे लेकर काफी किरकिरी हुई थी उनकी भी। और इसे लेकर के जेएमएम ने तंज कसा है कि पॉकेट मार है भाजपा मिथुन दा। यानी एक तरह से उस रैली में उनके अपने ही नेता का, अपने ही सांसद का पर्स चोरी हो जाता है। जहां वो जनता के बीच पहुंचे हैं, अपने समर्थकों के बीच पहुंचे हैं, ऐसी जगह पर कोई उनकी पॉकेट से उनका पर्स चोरी हो जाता है। तो ये मतलब अपने आप में ही बहुत ही कह लीजिए सोचने वाली बात है कि ये कैसा जन समर्थन है, ये कैसा जन समर्थन है जहां आप जाते हैं अपने लोगों के बीच और वहां आपकी जेब से आपका पर्स चुरा लिया जाता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जेएमएम ने एक और अहम मुद्दा उठाया है। इन सब के अलावा जेएमएम ने जो सबसे अहम मुद्दा उठाया वो है छात्रों का मुद्दा। जेएमएम ने छात्रों, उत्तर प्रदेश में जो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेकर के
झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या इंडिया गठबंधन के अन्य दल हो, सभी लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, उनके मुद्दों को बल दे रहे हैं। और इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ी अपील की है लोगों से। क्या कहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने छात्रों को लेकर? देखिए आराधना, इस समय जो देश में तमाम जो बड़ी खबरें चल रही हैं उसमें जो प्रमुख खबर है वो यही है कि यूपी में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस को लेकर आरओ एआरओ जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जो एक तो जब होनी थी तब हुई नहीं, फिर बाद में लंबित हो गई, उसके लिए जो छात्र आंदोलनरत थे उसको लेकर जो है जेएमएम ने खास अपील की है। और आप ये देखिए, इसमें संवेदना है, इसमें ध्यान है कि छात्रों के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। अमूमन क्या हो रहा है, जो छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वो उस पोस्टर्स बैनर्स लेकर जी बिल्कुल, लोग समर्थन में इन्हें जगह जगह पोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इस चीज को फैला रहे हैं, जन जागरूकता फैला रहे हैं इस आंदोलन को लेकर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। तो इसको लेकर जब छात्रों की पोस्टर्स बैनर्स लेकर इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो सरकार है वो इन छात्रों को इनके चेहरे से चिन्हित करके इनको गिरफ्तार कर रही है और इन पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। मतलब जो छात्र अपनी मांग को लेकर के जब प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनका इस्तेमाल करके छात्रों को चिन्हित करके बीजेपी सरकारें उनके खिलाफ केस दर्ज कर रही हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। तो इसके लिए ही कहा जा रहा है कि अगर आप छात्र की फोटो वायरल कर रहे हैं तो इससे बचें, आप उनका चेहरा ब्लर कर दें, छिपा दें, और जो आपको मुद्दे की बात करनी है वो आप कैप्शन में लिखें, या आपको बैनर में लिखी हुई बात प्रदर्शित करनी तो बैनर की बात आप दिखने दें, फोटो में वो क्लियर दिखने दें। लेकिन छात्र का चेहरा आ जाने से एक तरह से उसका पूरा करियर, उस पर अगर केस हो गया तो फिर वो जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उससे वो वंचित रह जाएगा। एक तो सरकार ने तो वंचित किया ही हुआ है साल भर से परीक्षा को लटका कर, तो और उस पर परेशानियां बढ़ जाएंगी और सरकार उस पर केस ठोक देगी क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बैठा हुआ है धरने पर। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जी बिल्कुल, एक तरफ तो छात्रों के मांग के आगे आखिरकार यूपीपीएससी ने अपना छात्रों की मांग स्वीकार कर ली है, उसके आगे वो झुक गए हैं और उन्होंने 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने को सहमति दे दी है। आरओ की परीक्षा फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है और इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो इस पर फैसला करेगी। और छात्रों की 1 डे 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन की जो मांग थी उसे फिलहाल मंजूरी दे दिया गया है। और इस बीच ये भी सामने आ रहा है कि किस तरह से छात्रों के प्रदर्शन को दबाया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है, आमतौर पर कई प्रदर्शन ऐसे रहे हैं जहां हमने देखा है कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर उनके प्रदर्शन को दबाने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए गए, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। और ऐसे में छात्रों के साथ भी ये कोशिशें की गई। छात्रों के खिलाफ बीजेपी सरकारें उन्हें चिन्हित करके केस दर्ज कर रही हैं और जिसके खिलाफ जेएमएम ने आवाज उठाया है। जेएमएम ने कहा है कि छात्रों की तस्वीरें अगर आप शेयर करते हैं तो इन्हें प्लीज ब्लर करके शेयर करें ताकि इन छात्रों के भविष्य पर कोई बाधा ना आए। और फिलहाल अब अगर देखें तो झारखंड की सियासत में काफी कुछ अभी आने को बाकी है और लगातार रैलियों का दौर जारी है। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन और बीजेपी की तरफ से भी कई नेताओं का तांता लगा हुआ है पूरे प्रदेश में। और प्रचार के बीच इस तरह के बयानबाजी, आरोप भी सामने आ रहे हैं। इन सभी खबरों को हम लेकर के आपके पास एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन आज के लिए हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरे सहयोगी यश का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें आपको इन सब जानकारियों से रूबरू करवाया। और फिर हम कल हाजिर होते हैं।